हिंदी साहित्य की इस चौथी क्लास में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में हो, हिंदी साहित्य एक पॉपुलर विषय है। इसमें ऑप्शनल हिंदी साहित्य लेने वाले जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। पहले पेपर में 2 भाग हैं हिंदी साहित्य के, जिसमें पहले भाग में हिंदी भाषा है, जिसमें विकास भाषाओं का पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, लिपि, ब्रजभाषा, अवधी, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरे भाग में हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पोर्शन में को हम लेकर चल रहे हैं। इसमें 3 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश 3 क्लासेज हो चुकी हैं। चौथी क्लास है औहट, मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था। ये चौथी क्लास है। 3 क्लास पाली, प्राकृत, औहट के बारे में जो कंपलसरी जो पोर्शन होता है, पहला 5वां कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं हिंदी साहित्य में, लगभग अब हर विषय में कर दिया गया है। पहले हिंदी में ही था, हिंदी साहित्य के पेपर में ही था। तो पहले जो फर्स्ट पेपर है हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पोर्शन जो हिंदी भाषा है, उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, पुरानी हिंदी, यहाँ से कंपलसरी वाले सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं और यहीं से कंपलसरी सेक्शन आता है और यहीं से उठाना पड़ता है आपको। तो अच्छे तरह से इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसमें गणित की तरह नंबर मिलते हैं। और 3 क्लास के बाद तीनों क्लास आपको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथी क्लास और औहट, मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था में आपका स्वागत है। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। इसमें औहट और अपभ्रंश दोनों, सबसे बड़ा विवाद यही है कि दोनों अलग भाषा है कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो रिसर्च से बात सामने आ गई है कि दोनों अलग भाषाएं हैं। चूँकि भ्रष्ट भाषा के रूप में दोनों की पहचान है, जो संस्कृत से विकृत होकर शब्द बने हैं उन्हीं से निर्मित भाषा ये अपभ्रंश भी है, औहट भी है। तो ऐसा माना जाता है, पहले विद्वान मानते थे कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन किसी भी विद्वान ने दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं किया है। इसलिए इसको अपभ्रंश के बाद की स्थिति मानते हैं। करीब अपभ्रंश को 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश, 500 से अपभ्रंश कहाँ तक मान सकते हैं? अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक या 900 तक मान सकते हैं इसको, 900। और औहट ये मान सकते हैं 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। इसके बाद ये एक तरह से पुरानी हिंदी में परिवर्तित हो जाती है और मध्य आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रारंभ हो जाता है। तो औहट की जो मुख्य, जिसके आधार पर हम इसकी भाषा, ये एक भाषा है, इसका निर्धारण करते हैं, रिसर्च का जो माध्यम बनाते हैं, वो 2 मुख्य ग्रंथ हैं। संदेश रासक और दूसरा जो है कीर्तिलता, विद्यापति की है कीर्तिलता। इन 2 ग्रंथों के आधार पर मानते हैं। और चूंकि इस समय ये भाषा बहुत, हमें लगता है कि 9 से 11वीं शताब्दी तक साहित्य में चर्चित भाषा थी और लोग इसका प्रयोग करते थे। चूँकि अपभ्रंश से थोड़ी सी ये हिंदी की तरफ उन्मुख है, थोड़ी सी आसान लग रही थी, तो इसकी सामान्य जन इसकी चर्चा करता था। और विद्यापति ने एक दोहा लिखा है को ये इसी औहट के बारे में, देसिल बयना सब जड़ मिठा, लिखा है देसिल बयना बड़ा सब जड़ मिठा। देसिल बड़ा सब जड़ मिठा, तन तय सड़ जंपो औहट्ठा। यानी इसको उन्होंने संस्कृत से अधिक योग्य माना है, संस्कृत से अधिक जनोन्मुखी माना है इसको विद्यापति ने।
तो इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये एक अलग भाषा थी और एक समय में ये प्रचलित थी, साहित्य का माध्यम थी। और इसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, हम जो हमारे जो एग्जाम में आता है, इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ या मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, ध्वनिगत विशेषता क्या है, व्याकरणिक विशेषता क्या है, शब्दकोशीय विशेषता क्या है, ये सब विशेषताएँ आती हैं। तो हम पहले ध्वनिगत विशेषताओं से शुरू करते हैं। ऑट की ध्वनिगत विशेषताएँ। ध्वनिगत विशेषताएँ। औहट की ध्वनिगत विशेषताओं में जैसे पहले हमने पाली प्राकृत अपभ्रंश में पढ़ा, उसी से वही प्रवृत्तियां लगभग चलती आ रही थीं, बस थोड़े थोड़े परिवर्तन। पाली से थोड़ा परिवर्तन प्राकृत में हुआ, प्राकृत से थोड़ा परिवर्तन अपभ्रंश में हुआ, और अपभ्रंश से थोड़ा सा परिवर्तन औहट में हुआ। उस परिवर्तन देखते हैं। जैसे स्वर जो थे, स्वर क्या था, स्वर में हम जानते हैं ह्रस्व और दीर्घ होते हैं, अब भी होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, आ ई ऊ, ये 2 स्वर बने हुए थे। और दीर्घ में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए ऐ, ओ औ। इसमें परिवर्तन क्या होता है, पाली में ऐ और औ लुप्त हो गए थे, पाली में ऐ और औ लुप्त हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पर ये आ गए हैं, इसमें ये दिखाई देने लगते हैं। जैसे अब बैल, चौड़ा, ये शब्द का प्रयोग अब किया जाने लगा। री नहीं है तो री इसमें यहाँ भी नहीं है, लेकिन री का प्रयोग उसी तरह होता रहा। री का प्रयोग कहीं आ के रूप में, कहीं ई के रूप में, कहीं ऊ के रूप में, इस तरह से री के रूप में जिस तरह से पहले होता रहा था, ऐसे होता रहा। जैसे कृष्ण का कन्न, हृदय का हीय, इस तरह से री का प्रयोग जो है, री का प्रयोग ये होता रहा इसके रूप में, आ ई यू री, इस तरह के इसके रूप में होता रहा है। और ये परिवर्तन अभी आगे भी इसका प्रयोग हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी में भी इस तरह के प्रयोग जो है, री का प्रयोग कम से कम होता है, री का प्रयोग कहीं कहीं होता है, बाकी इन मात्राओं से काम चल जाता है। अगला जो है, इसमें स्वर संकोच की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्वर संकोच मतलब वहाँ अपभ्रंश में हम देखते हैं कि स्वर व्यंजन संयोग को सरल करने के लिए, संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए वहाँ पर बीच में स्वर लाते थे। जैसे अंध आर, अंधेरा को अंधार कहा जाता था, लेकिन अब ये अंधार हो गया। स्वर संकोच क्या होता है, ये स्वर संकोच, इस तरह का अंध आर का अंधार हो गया। और सारी प्रवृत्ति से क्रिया था, क्रिया तो क्रिया हो गया था, क्रिया का क्रिया हो गया था। ये भी अब जो है अपने मूल रूप में वापस आने लगा। या कहने का अर्थ है कि हिंदी की तरफ इसका रुझान होने लगा धीरे धीरे। ये अपभ्रंश से औहट से पुरानी हिंदी की तरफ ये परिवर्तित होने की स्थिति में आने लगी। स्वर संकोच के अलावा और जो मुख्य प्रवृत्तियाँ इसमें आती हैं, ये मुख्य प्रवृत्तियों में व्यंजन, अगर हम व्यंजन को देखें तो व्यंजन में थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं। व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसमें जो मुख्य व्यंजन था इनका पहले से चला आ रहा था, का, खा, गा, घा, चा, छा, झा, झा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब इसमें एक ड़ा और एक ढ़ा,
ये 2 व्यंजन बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों इसमें मूल परिवर्तन जो अपभ्रंश से अलग होता है ये यहाँ पर आते हैं। ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, व, सा और हा। ये 2 परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। बाकी प्रवृत्तियाँ लगभग वही रहती हैं। बस एक प्रवृत्ति इसमें होती है द्वितीयकरण की। द्वितीयकरण की प्रवृत्ति पहले से चली आ रही थी। जैसे धर्म का क्या होता था? धम्म। कर्म का कम। लेकिन यहाँ पर एक प्रवृत्ति और डेवलप होती है, अकारण द्वितीयकरण। जैसे दुकान का दुक्काड़, दुक्काड़। कमान, कम्माण। इस तरह से अकारण द्वितीयकरण की प्रवृत्ति यहाँ पर आती है। एक प्रवृत्ति और रहती है, जैसे वहाँ पर हम अपभ्रंश में देखते हैं कि 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो अनुनासिकीकरण की होती है, अनुनासिकीकरण, नासिकीकरण। अकारण अनुनासिका, अकारण अनुनासिकीकरण और निरनुनासिकीकरण, निरनुनासिकीकरण। अब यहाँ पर जो मुख्य प्रवृत्ति है अकारण अनुनासिकीकरण, यहाँ पर अपभ्रंश में बनी हुई थी। ये दोनों प्रवृत्तियाँ तो हट गई, लेकिन जैसे ये ग्रीवा का गीयू, इस तरह से अकारण अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति यहाँ बनी हुई थी। अपभ्रंश में एक प्रवृत्ति जो अपभ्रंश में एक प्रवृत्ति जो थी महाप्राण व्यंजन के, महाप्राण व्यंजन के, महाप्राण के हा में परिवर्तन। महाप्राण हम जान ही रहे हैं कौन सा है, पहला, दूसरा, जैसे मान लिया का, खा, गा, घा, तो इसमें दूसरा और चौथा है महाप्राण व्यंजन होते हैं। हर वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ग महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो इनका हा में परिवर्तन, जैसे मेघ, मेघ का क्या परिवर्तन हुआ? मेह। रुधिर क्या होगा? रुहिर। इस तरह से परिवर्तन अभी भी चल रहे थे। और अल्प प्राण व्यंजन, जैसे पहला और तीसरा, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। हर वर्ग का ये महाप्राण है और ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण हम जानते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण जानते होंगे। महाप्राण मतलब जिसको कहने में ज़्यादा मेहनत लगे और हकार जैसी ध्वनि है, वो महाप्राण है। और ये अल्प प्राण में थोड़ी ध्वन्यात्मकता होती है और हमें कम प्रयास करना पड़ता है, तो ये महाप्राण, पहले और तीसरे व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण में अल्प प्राण जो है या जा के रूप में, जैसे यदि, अल्प प्राण व्यंजन में यदि, तो जई, उसका जा या आ के रूप में। अल्प प्राण व्यंजन किसमें बदला? जा या के रूप में, तो जई। इस तरह से ये परिवर्तन अभी भी बने हुए थे, जो अपभ्रंश में थे ये अब भी बने हुए थे। तो ये कुछ परिवर्तन थे जो हम ध्वनिगत विशेषताएं और ध्वनिगत विशेषताओं में देखते हैं, जिसमें व्यंजन में कुछ परिवर्तन थे और स्वर में कुछ परिवर्तन थे। व्यंजन में जो मुख्य आया, स्वर में जो मुख्य आया था अय और औ का, फिर आ गए हमारे उसमें व्यंजनमाला में। और जो स्वर में व्यंजन में जो आए, वो व्यंजन में कौन कौन से शब्द आए? ड़ा और ढ़ा। जैसे पढ़ाई, पेड़, ये शब्द, पढ़ाई, पेड़, ये सब शब्द अब ये एड़ा और ढ़ा की वजह से इसका जो स्त्रीकरण है हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ने का जो मार्ग था वो अग्रसर होने लगा। सरलीकरण की प्रक्रिया एक मानक रूप की तरफ चल पड़ी यहाँ से। और हम बहुत जल्दी ही 2 साल जल्द हम देखते हैं कि
1100 ईस्वी तक आते आते ये पर पुरानी हिंदी में पर्यवसित हो जाती है। अब इसकी हम व्याकरणिक विशेषताओं के बारे में देखेंगे। व्याकरणिक विशेषताएं कुछ परिवर्तन होता है। व्याकरणिक विशेषताएं पहला तो ये होता है सभी प्रातिपदिक स्वरांत होने लगते हैं। ये पहले से चले आ रहा था सभी प्रातिपदिक स्वरांत, यानी शब्दों का अंत व्यंजन के बजाय स्वर से होने लगा और अकारांत होने लगे। स्वरांत और स्वरांत में भी अकारांत। हम जानते हैं कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो उसमें लास्ट में आ छुपा होता है तो अकारांत होने लगे। ये बहुत बड़ी जो अकारांतता है ये आज भी हमारे हिंदी में बनी हुई है और वहीं से ये मानक रूप प्राप्त करने लगती है। विभक्ति और परसर्गों का विकास होने लगा, जैसे नी विभक्ति, नहीं, जैसे युवराजन है, युवराजन है, माज ताय तान, केरोपुत्र, अब इसमें परसर्ग और विभक्ति ये दोनों परसर्ग इनका विकास हुआ। परसर्गों का जो हिंदी में आज बिना हिंदी जो मानक हिंदी है इसके बिना संभव ही नहीं है। परसर्ग का विकास और नी विभक्ति, यहाँ से देखिए ये विभक्तियों का विकास, विभक्ति, ये विभक्ति का विकास ये यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा जैसे एक ही विभक्ति से कई काम चलते हैं, कई विभक्तियों में, जिससे जो है एक तरह से मानकीकरण की प्रवृत्ति और आगे बढ़ती है। सर्वनाम में इसका भी स्त्रीकरण होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें मैं, महार जैसे तू, तुम है, तुम जैसे परसर्ग का विकास हुआ। अन्य में वह है, उन, इस तरह से। विशेषण इसी तरह से विशेषणों का होता है। विशेषण का हम जानते हैं सर्वनाम अपभ्रंश में ही 10, 20 ये भी यहाँ चलता रहता है। 10, 11, 20, इसी तरह से जईस, इत्ता, जित्ता, इतना, जितना को, इस तरह से विशेषणों का ये विकास होता है और एक मानक रूप के पहले की स्थिति यहाँ बन जाती है। अब आता है इसमें जो शब्दगत विशेषताएं हैं। शब्दकोशीय विशेषताएं। अब शब्दकोशीय विशेषताओं में अभी भी तद्भव शब्दों का, तद्भव, देशज, विदेशी, इन सब शब्दों का अभी, इसके बाद तत्सम, इन सब शब्दों का जैसे तद्भवीकरण की प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई थी और सबसे ज़्यादा तद्भव शब्द इसी समय आए, जैसे दिट्ठ, दृष्टि को दिट्ठ कहते हैं तो दिट्ठ। देशज शब्द जैसे लोयण,
खिखड़ी, खिखड़ी मतलब लोमड़ी। तो इस तरह से ये शब्द जो है आने लगे विदेशी में। कसीदा, कसीदा, खुदा, ये सब शब्द अभी भी सम्मिलित हो रहे थे इसमें। पृथ्वी, माता, पिता, माता पिता पृथ्वी मतलब तत्सम शब्द यहाँ पर अभी भी आते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तद्भवीकरण जो है इस प्रवृत्ति अभी बनी हुई थी और शब्द बहुत मात्रा में आने लगे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सरलीकरण की प्रक्रिया पाली में शुरू हुई थी, यहाँ आकर के एक मानक रूप की तरफ प्रवृत्त होने लगी। और जो इसका समय जो होता है लगभग 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी, 1100 ईस्वी के बाद ये पुरानी हिंदी में, 1100 ईस्वी के आरंभ के साथ ही ये पुरानी हिंदी में परिवर्तित या पुरानी हिंदी जैसी ये बनने लगती है। और उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। और आज हमारे मानक रूप में उसी में से आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक भाषा ऊपर उठ करके एक हमारे मानक हिंदी या खड़ी बोली के रूप में हमारे सामने आती है। इस तरह से एक मानक भाषा का विकास जो 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, वहाँ से ले करके आज हमारे सामने आहट और पुराने हिंदी के माध्यम से हमारे सामने आती है। इसकी अगली क्लास पुरानी हिंदी की होगी। पुरानी हिंदी की क्लास आप ज़रूर देखिएगा। इससे इस पूरे जो भाषा का विकास है ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसकी पुरानी वीडियो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पाली प्राकृत अपभ्रंश, क्योंकि उसके बाद ही ये समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।